हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सर, दुर्गानंद इंस्टीट्यूट, लालगंज गायत्री। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल दुर्गानंद इंस्टीट्यूट के नाम से है और मेरी जो संस्थान है, मेरा संस्थान जो है वो सिविल के एग्जाम से लेकर के वनडे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। शेष एकेडमिक क्लासेस भी साइंस और मैथ की इंटर तक प्रोवाइड कराता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि हाल ही में अचानक मैं सडनली बोल सकता हूं कि एनटीपीसी रेलवे का एक विचार अलग था कि हम ग्रुप डी एग्जाम लेंगे, लेकिन ग्रुप डी को उसने पोस्टपोन करके और उसने उस प्लेस पर रिप्लेस करके उसने एक प्लेस पर एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम बोला, मतलब ग्रुप डी एग्जाम को आगे बढ़ा दिया और एनटीपीसी का एग्जाम हमारा 5 जून से और इस जून के लास्ट वीक तक में चलेगा। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। उसमें 3 सेगमेंट मेजर आने हैं। आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। आपको हमारे इस संस्थान के माध्यम से यूट्यूब चैनल जो बना है दुर्गानंद इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें आपको सिलेबस दे दिया गया है कि कौन कौन चीजें आनी है। तो आपके प्रीवियस 2 वीडियो हैं, उनको आप जरूर देख लें, उसमें सिलेबस क्लियर हो जाएगा आपको। और शेष में आपको जनरल अवेयरनेस का एक सेगमेंट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो आपको मिलता रहेगा। आप उसको सीरियल वाइज देखते रहिए। तो प्रयास रहेगा कि आपको उसी सेगमेंट में एक मेजर पोर्शन लिया जाता है जो ध्यान देंगे अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हम पूरी तरीके से तत्पर हैं कि आपको 16 या 17 क्लास में रेलवे का मान लो, खास कर रेलवे लगा मेरा एग्जाम, उसमें 16-17 क्लास में आपको पूरी इकोनॉमी दे दी है और जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक कर सके और लगभग चीजें मिलेंगी। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10 साल के पेपरों का एनालिसिस किया हूं और लगभग मुझे लगा है कि कहां से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल हम देंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब देखते रहें, शेष अन्य बच्चों तक भी डिलीवर करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आइए, टाइम ना वेस्ट किया जाए, हम आप मेन टॉपिक बात करते हैं। इस टॉपिक में आपको जो प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इसको चाहे अर्थशास्त्र के सिद्धांत बोलो और चाहे आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ये एक टॉपिक था हमारा। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र है क्या चीज। अर्थ का मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं कि धन है, और शास्त्र का मतलब क्या है? अध्ययन। आज की दुनिया हर व्यक्ति, बच्चा जन्म होता है नोटों को पहचानता है, तो आप समझ गए होंगे अर्थ का मतलब यहां धन से है और शास्त्र का मतलब अध्ययन से है। इसका मतलब ये निकला है कि धन से संबंधित सभी बातों को, धन से संबंधित जो भी आपकी क्रियाएं होंगी उनका अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। राइट? तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ये उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं इकोनॉमी। दोनों में अंतर है। यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय या बोल सकता हूं ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पूरी बात की जाती है। मैं ये फिगर से समझना चाहूंगा। दोस्तों, अगर ये पूरा परिक्षेत्र, ये टोटल इस सर्किल का परिक्षेत्र अर्थशास्त्र है, इसका एक सेगमेंट अर्थव्यवस्था है। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया है? अगर अर्थशास्त्र ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का परिक्षेत्र एक है, तो उसका एक पार्ट अर्थव्यवस्था है। ये जो अर्थव्यवस्था बना है दोस्तों, ये आपके ग्रीक भाषा से आइकोस से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि आइकोस का मतलब होता है गृह,
और नॉमिस का मतलब होता मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। कहने का मतलब डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं। डोमेस्टिक समझ गए होंगे आप कि जो परिप्रेक्ष्य में हम बात करें उसी परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या बनता है? घरेलू या गृह या घरेलू इसे बोलते हैं, घरेलू। तो इसको ध्यान में रखेंगे आपको, ठीक है। आइक्रोस और नॉमोस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है घरेलू प्रबंधन। और घरेलू प्रबंधन किस चीज का? आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक क्रियाओं का घरेलू प्रबंधन ही अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं का घरेलू प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर दोस्तों हम बात करें अर्थव्यवस्था कहां पर बात करते हैं, तो हम समझ गए घरेलू का मतलब होता है यहां पर एक ग्रॉस का मीन्स होता है किसी एक कंट्री, एक राज्य से, किसी एक जिले से, एक घर से। जिस प्रकार हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर में अगर एक व्यक्ति सोर्स ऑफ इनकम अगर एक व्यक्ति का है 10,000 रुपए है, तो वो किस तरीके से घर को मैनेज करता है, आर्थिक क्रियाओं को चलाता है, जिससे कि इस 5% को संतुलित आहार मिल सके, उस तरीके से अगर बात करेंगे तो वो इकोनॉमी होती है। इसीलिए विश्व के जितने भी कंट्री हैं उन कंट्रियों का हम परिप्रेक्ष्य लेते हैं, तो एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य या डोमेस्टिक परिप्रेक्ष्य का जब अध्ययन करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों मुझे यहां तक क्लियर हुआ होगा कि आप एकदम ढंग से समझ चुके होंगे। अब इसी से लिंक करके आगे हम बात करेंगे। तो यदि क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्लियर हो चुका होगा। अब आगे आइए, हम अगली बात करते हैं। हाँ, एक बात कहेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास जब भी इस वीडियो को सुने तो आप एक काम करिए, अपने एक पेन ले लो और एक नोटबुक आप कॉपी ले लो और उसमें आप नोट कर दो पॉइंट। जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उन पॉइंट को नोट कर लो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। इस समय 15 दिन का आपके पास समय है। इस 15 दिनों में आप क्या करिए, केवल PYQ जो है प्रीवियस पेपर है रेलवे के जितने भी एग्जाम में अभी तक हुए हैं, आप उन्हीं पेपर के जो 4 ऑप्शन लेते हैं उन्हीं को डिटेल में आप पढ़ लो। उसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, तो रीजनिंग और मैथ्स क्या करो, लगाओ, कई बार उसको प्रैक्टिस कर लो। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपका रियल में इंक्रीज हो जाएगा, नंबर बूस्ट कर जाएगा। शेष मैं जनरल अवेयरनेस और मैथ का ही पोर्शन आपको सभी दूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे। तो दोस्तों यहां तक मैं समझ गया अर्थशास्त्र क्या थी और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं इसी में कि दोस्तों अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं इस ग्लोबल क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाओं में 2 शाखाएं हैं। एक बड़ी जिसका नाम है माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि, यहां रखिए। और एक बनी है मैक्रो। इस मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। देखिए 2 ब्रांचेस बनी, एक बनी माइक्रो, एक बनी मैक्रो। दोस्तों ये जो माइक्रो बनी है ये किसी एक मतलब जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, इस आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसी एक क्षेत्र में किया जाए, किसी एक क्षेत्र या बोल सकते हैं स्थानीय, या बोल सकते हैं डोमेस्टिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो उसको माइक्रो बोलते हैं। दोस्तों जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं इंडस्ट्री ले सकता हूं। कोई उद्योग लगाना है तो उद्योग हम लगा सकते हैं, और भी छोटे से मोटे जो भी सूक्ष्म लघु जो कार्य करते हैं वो माइक्रो में आता है। और मैं समझूंगा मैक्रो क्या है, तो इसके पहले थोड़ा और इसमें समझ लेते हैं। इस माइक्रो जो प्रिंसिपल था, दरअसल
आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ ने इस माइक्रो शब्द को दिया था। मतलब इस शब्द को देने की बात यह आई है, उनका जो वेल्थ ऑफ नेशन जो उनकी बुक है एडम स्मिथ की, उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्टता उनकी प्रिंसिपल हमारे वर्ल्ड स्तर में बड़े फेमस हुए। और वर्ल्ड सिस्टम में ये फेमस हुए कि जो देश थे, जो जिस देश की इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है स्थानीय स्तर पर, उस इकोनॉमी के लिए वो की पॉइंट साबित हो गए। इसीलिए इसकी जो प्रणेता जो बनी उनका नाम बना एडम स्मिथ। इसको याद रखेंगे मित्र, एडम स्मिथ। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसी वक्त नोट पॉइंट में समझ लेता हूं तुरंत। एडम स्मिथ की जो पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम अगर हम बात करें तो उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, WALTH, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक का नाम है, ठीक है। धन का विज्ञान, इसी को बोलते हैं धन का, मतलब राष्ट्र के लिए धन, तो धन का विज्ञान भी बोल सकते हैं आप, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का। वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन होता राष्ट्र, तो राष्ट्र का धन, तो धन से संबंधित जो अध्ययन होगा उसी को आपका ये बोला गया, राइट। विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान का विकास करना, वही विज्ञान है। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि कुछ अलग पॉइंट है, राइट। आगे हम बात करते हैं। और ये पुस्तक दोस्तों बात करें तो 1776 में इस पुस्तक आई थी और इसके प्रिंसिपल किसी भी देश के स्थानीय स्तर की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़े कारगर साबित हुए। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो इसके प्रणेता, इसके मुखिया एडम स्मिथ को माना गया, राइट। अब आपको बुक भी क्लियर हो गई। एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में रेलवे में आ चुका है, RRB पूछ चुकी है, अब आना यही से क्वेश्चन शुरू। अब आगे बहुत दोस्तों बात करें, एक स्टेटमेंट दिया था। दरअसल स्टेटमेंट किसने दिया था? तो स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था, एडम स्मिथ ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट हमारे रेलवे एग्जाम में पूछ ही लिया। और तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, मैं स्टेटमेंट वो बोलने वाला हूं, है लंबा स्टेटमेंट तो लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं। मतलब ऐसा कोई समाज निश्चित रूप से खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीबी व दयनीय स्थिति में हो। जिनके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीबी व दयनीय स्थिति में हो। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। इस स्टेटमेंट को आप कई बार सुने और लर्न करने, हो सकता है स्टेटमेंट आना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी पॉइंट में, आपको मिस लगता है कि सर थोड़ा सा डाउट है, तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगा। तो आगे इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, यहां तक क्लियर हो गया है। आगे हम बात करें तो इसे में थोड़ा सा बात करूंगा एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ के बारे में नोट पॉइंट चल ही रहा था, एडम स्मिथ दोस्तों, इन्हीं इनको क्लासिकल इकोनॉमी, मतलब फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी, मतलब कहने का है क्लासिकल शास्त्रीय इकोनॉमिक्स और शास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को कहा जाता है। और सुनो दोस्तों, बड़ा रोचक पॉइंट है, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट को रटे रही ना, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता। कारण इसका था क्योंकि उनकी प्रिंसिपल इतने कारगर हुए कि विश्व की कई कंट्रियों की आर्थिक क्रिया डूब रही थी, वो बच गई, आगे निकल गई। इनके प्रिंसिपल इतने अच्छे काबिल थे, इसीलिए आप जानते हैं इनको जनक के रूप में संज्ञा दी थी। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं, तो यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मैक्रो की बात करेंगे, यह समष्टि क्या है। तो आर्थिक क्रियाएं जिनका अध्ययन अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय में करते हैं। आपको मुख्य पॉइंट ये रखना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम कोई गतिविधि की बात करते हैं तो उसको मैक्रो बोलते हैं। अच्छा सर दोस्तों इसका पूछेंगे सर इसके एग्जाम्पल तो बताइए मुझे। अरे एग्जाम्पल दूंगा नहीं तो क्यों नहीं। एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोग समझते होंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मुद्रास्फीति, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट, याद रखो आप, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और मुद्रास्फीति अगर नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब मुद्रा का मतलब होता है करेंसी से इंग्लिश में बोलेंगे, और मुद्रा का रुपया है रुपया पैसे से, और स्फीति का मतलब फैलना। जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस वस्तु की वैल्यू कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। दोस्तों इस बात को अगर नहीं समझ आता तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। एग्जाम्पल जैसे आप मान लो आपकी एज ए मैरिज हो गई या किसी आपकी कोई फ्रेंड आपका है और आप उससे बार बार मिलोगे और जल्दी मिलोगे तो रियल में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसी प्रकार यहां पर भी है, अगर मुद्रा बार बार अगर मुद्रा का प्रसार ज्यादा होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उस मुद्रा की वैल्यू कीमत कम पड़ जाएगी। मैं एग्जांपल दिया हूं, शादी हो जाए दोस्तों, उसके बाद आप बारात मतलब ससुराल जाना, ससुराल में आपको क्या हो, अगर साल में एक बार जाओगे फुल वैल्यू, अगर उससे कम जाओगे महीने में 3 बार जाओगे, भाई साहब माइनस में वैल्यू हो जाएगी, मतलब वैल्यू और कम होती चली जाएगी। कुछ दिन लगे ये तो खड़े ही नहीं होते हैं। वही दोस्तों हाल यहाँ पर है। तो मुद्रा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत सिर्फ इसका टॉपिक आएगा, मैं बेहतर बताऊंगा, नोट। आगे आइए, एक आता बेरोजगारी, जानते होंगे बेरोजगारी की दोस्तों बात करें तो इसको बोलते हैं आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और आइए आप गरीबी, जिसको बोलते हैं पोवर्टी, राइट, पोवर्टी बोलते हैं गरीबी। बेरोजगारी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को, किसी भी देश का नागरिक हो, अगर उस नागरिक को या उस व्यक्ति को एक सीमित मात्रा पर, एक संतुलित मात्रा पर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी बेरोजगारी कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण का, उसमें आप क्या जानते होंगे कि एनओएस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान होता है, ठीक है, ऑफिस उस समय पड़ गया, उसका नाम एनएसओ पड़ गया है, उसने एक डाटा जारी किया, वो बड़ा रोचक डाटा जारी किया कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी समझ गए होंगे कि जब हमको एक जिस योग्यता के अनुसार है उतने अनुसार भी अगर कार्य नहीं मिलता है, उस योग्यता पर नहीं मिलता तो कैसे बात करें। जैसे मैं एग्जाम्पल दे जाऊंगा आपको सुनकर हंसी आए। एक एग्जाम्पल दे जाऊंगा, नियर अबाउट 53,000 वैकेंसी आपके यहाँ राजस्थान में चपरासी की जो पीएम पद की आई थी, और भाई साहब इसमें नियर अबाउट 25 लाख आपके यहाँ फॉर्म पड़ेंगे। आप सोचो इसमें बीटेक, एमटेक, अन्य मतलब बड़ी बड़ी जो डिप्लोमा डिग्री धारक वो लोग फॉर्म डाले। आप सोच सकते बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, और हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब जाता है। तो बेरोजगारी का टॉपिक अलग से मित्रों बताऊंगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और गरीबी का मतलब एक नारा सरकार ने दिया था, सुना होगा आपने, कपड़ा, रोटी और मकान। समझ गए होंगे, अगर 3 चीज है तो काम चलेगा। चाहे छप्पर में टीवी लगा लो कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल इंडिया चल ही रहा, टेंशन नहीं है। आप समझ में आ गए। गरीबी का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को कपड़ा पहनने के लिए स्तन में कपड़ा न मिले, और रोटी, संतुलित आहार तो बात छोड़ो, रोटी ही नहीं है, अगर रोटी भी नहीं मिल पा रही, उसके लिए आवास नहीं है। ऐसा मत समझना कि पक्का ही होने चाहिए, नो, उसके रहने के लिए अगर स्थायी आवास मिल जाता है तो उसी को गरीबी कहते हैं। हम आपको बताएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, ये टॉपिक ही अलग तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, ये माइक्रो
इकोनॉमिक्स के थ्रू आता है। अब मैं एक छोटा सा इसको मैं एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा। अगर भाई साहब ये सर्किल माइक्रो के लिए इंडिकेट करता है तो इसका एक पार्ट ये माइक्रो के लिए इंडिकेट करता है। समझ गए होंगे आप लोग? अगर एक पार्ट माइक्रो के लिए इंडिकेट करता है, पूरा पार्ट माइक्रो समष्टि के लिए है, तो उसका एक थोड़ा सा अगर पार्ट लेते हैं जहां पर थोड़ी प्रतिक्रिया चलती है, थोड़े क्षेत्र में चलती है, किसी स्थानीय स्तर में चलती है, तो उसको बोलते हैं क्या? माइक्रो। कोई दिक्कत? तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक मतलब इसीलिए अगला बात करेंगे हम। तो ये भी समझ में आ गया, माइक्रो और मैक्रो भी क्लियर हो गया आपको, और मुझे जो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजें। जैसे आगे हम बात करें तो कोई खास चीजें तो नहीं आती है, लेकिन कुछ बातें जो हमको याद रखना है। जैसे एक व्यक्ति का नाम होता है जेएम कीन्स का नाम सुना होगा आपने। जेएम कीन्स का नाम सुना होगा आपने। दरअसल हुआ क्या था, 1930 में मेरे पूरे वैश्विक स्तर में आर्थिक मंदी आ गई थी। जब देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी अगर बूस्ट ना करे, सरप्लस ना हो, तो उस देश में मंदी आ जाती है। मंदी का मतलब उसको महामंदी बोलते थे, जब बड़े स्तर में फैल जाती है, वही होती मंदी। एग्जाम्पल है, आपके पास मान लो डेली 100 किलोग्राम टमाटर उपज होता है, और अगर ये मार्केट में 100 किलोग्राम टमाटर का अगर खपत नहीं है तो टमाटर आपका बेकार हो जाएगा। आप लास्ट में इसको उस खेत में ही आप फेंक देंगे और सड़ जाएगा। इसी को हम बोल सकते हैं कि हमारी आय का जरिया एक यही था, टमाटर का खेत था। अब जरिया हमारा बंद हो रहा है तो मेरी आर्थिक क्रिया रुकेंगी। इसी को बोलते हैं क्या? महामंदी। राइट। तो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूं। आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों, और ढंग से पढ़ेंगे, जानेंगे। दरअसल 1930 में ऐसी घटना हुई तो जेएम कीन्स का प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य गौर। ध्यान रखना दोस्तों। तो जेएम कीन्स जो आए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय मतलब अर्थशास्त्र, इन्होंने अपनी बुक रिलीज किया था। और उस बुक की अगर बात करें तो इनकी बुक आई थी 1936 में नियर अबाउट आई थी। और इनकी कुछ इकोनॉमी के मतलब कह सकते हैं इनके जो कुछ प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, वो लागू हो गए थे और वो बड़ा कारगर सिद्ध हुए। इसीलिए हम इनकी बात करेंगे। और एक कारगर एक क्षेत्र में नहीं हुए, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई देशों में वो कारगर सिद्ध हो गए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बात करेंगे तो जो देश थे अमेरिका वगैरह, वो सब बूस्ट करना शुरू कर दिए, उनकी आर्थिक क्रिया आगे बढ़ना शुरू हो गई। इसलिए जेएम कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रणेता भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मैक्रो मैं बढ़ा चुका हूं इसके पहले, समष्टि। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने का, मैक्रो इकोनॉमिक के मुखिया के रूप में भी इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैक्रो आप समझ चुके हो एक बेहतर ढंग से। आगे दोस्तों आइए बात करते हैं। इनकी पुस्तक आपको लर्न कर लो, ये रेलवे में आई हुई है और लगता है फिर ना आ जाए। तो इनकी पुस्तक का नाम है दी जनरल थ्योरी, GENERAL, जनरल थ्योरी, THEORY, दी जनरल थ्योरी ऑफ लिख देता हूं आगे, ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट्स, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट एंड मनी बोल देंगे, MONEY, मनी। ये पुस्तक आप इनको याद रख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो दोस्तों इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको बता दिया हूं, और इसी के प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में काम किए। इसीलिए मैक्रो के मुखिया के रूप में जेएम कीन्स का भी नाम लिया जाता है। कोई डाउट यहां तक दोस्तों?
ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसके बाद दोस्तों कुछ पुस्तकें और भी है जो हमारे एग्जाम में आई। जैसे मैं आपसे कहूं, एक आती दास कैपिटल। दास कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल, दास कैपिटल, ये पुस्तक बहुत बार आई एग्जाम में और फिर ना आ जाए मुझे लगता है। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। दरअसल अब सिविल का जब हम क्लास आपको ऑनलाइन देंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि मार्क्स कौन था। दरअसल मार्क्स का प्रिंसिपल बड़ा एक्टिव था। तो कार्ल मार्क्स एक पर्सन है और इसने अपनी दास कैपिटल बुक लिखा है। दासों को उसने धन बता दिया है। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत में अगर युवा आबादी विश्व के सबसे ज्यादा आबादी भारत के पास है और भारत इस आबादी का रियल उपयोग नहीं कर पा रहा। इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन ये है कि हमारे देश में स्किल एजुकेशन नहीं, मतलब व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है। हम बीए बीएससी करते हैं, स्कूल कभी नहीं जाते, कॉलेज कभी नहीं जाते, कॉलेज से कोई वास्ता ही नहीं। तो दोस्तों यही चीजें बनी। ये भी पुस्तक आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, रटे रहना। और कार्ल मार्क्स की जो बातें थी, इसको जिन अनुयायियों ने अपनाया है उनका नाम था मार्क्सवादी। तो बात करेंगे आगे मार्क्सवादियों के अनुसार। ये भी तुम्हारे रेलवे में आया हुआ, रट लेना, आईएमपी है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार अगर बात करेंगे, मार्क्सवादियों के अनुसार उन्होंने कहा था कि सामंतवाद 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 विकास का तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। अब दोस्तों हर शब्द की एक वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं सामंतवाद, आपके समझ में नहीं आता होगा शायद, तो इतना डिटेल में मत जाइए क्योंकि टाइम कम है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। सामंतवाद का मतलब ये होता है सामंती व्यवस्था थी। दरअसल क्या था, राजा यहां बैठा हुआ था और राजा का इतना विशाल क्षेत्र फैल जाता था कि बड़े क्षेत्र तक वो राजा पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए वहां पर स्थानीय व्यक्तियों को राजस्व कलेक्ट करने के लिए एक मुखिया के रूप में चुनता था। वो काम था कि कृषक के द्वारा, ग्रामीण कृषक के द्वारा चीजें को कलेक्ट करना, राजस्व कलेक्ट करना और यहाँ राजा तक को पहुंचाना। इसी को बोलते थे, इन्हीं का नाम पड़ा सामंत। और ये प्रक्रिया का नाम पड़ा सामंती। और जो ये वाद बना, ये सिद्धांत बना। वाद का मतलब सिद्धांत होता है दोस्तों, वाद, ये सिद्धांत बना सामंतवाद। तो याद रखेंगे सामंतवाद विकास का तीसरा स्तर है। यही सामंतवाद आगे चल के प्रशासक के रूप में, फिर राजा के रूप में यही स्थानीय स्तर बन जाएंगे। वो भारत के इतिहास की कहानी है, तो उसको नहीं समझना है, बस समझ में आ गया होगा आपको। तो मार्क्सवादी के अनुसार यही पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। आगे दोस्तों बात करें हम, तो एक दो पुस्तक के नाम मैं और देना चाहूंगा, उनको भी आप याद ही कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की है। बहुत बार एग्जाम में हमारी आया ही हुआ है, तो हो सकता है इन फ्यूचर फिर ना आ जाए, इसलिए मैं बोला हूं। तो अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है, याद रखो, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है, इसको याद रखेंगे आप, कोई गलत मत करना दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हो गया। हाँ, ये बात बड़ा कम, चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको शेष बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। जेम्स की भी पुस्तक बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया। तो ये टॉपिक था अर्थशास्त्र का सिद्धांत, मैंने आपको पूरा बता दिया हूं। शेष दोस्तों आगे इसी वक्त हम बढ़ लेते हैं। अब इसमें और एक अगला नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, उसका नाम है, टॉपिक सेकंड है, उसका नाम है अर्थ व्यवस्था।
अब देखो, हम अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे दोस्तों, हम प्रत्येक देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अपने भारत की भी इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का मैं अध्ययन करूंगा। मैं वैश्विक प्रपंच में ग्लोबल को ध्यान में रख करके हम अपने भारत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी आना है, तो वही हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र व प्रकार। एक ये दूसरा टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100 टॉपिक हो सकता है, शब्द रहेगा, तो मैं आपको 10 से 12 वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो इस पर बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र व प्रकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताया रियल में लोग समझ नहीं पाते हैं, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो बोलेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चे हम समझते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। तो मैं कहूंगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स सेक्टर। कहीं कहीं कोई पॉइंट मिस हो तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, फिलहाल कोई पॉइंट मिस नहीं होने देंगे हम। सेक्टर का मतलब क्षेत्र होता है और इकोनॉमी के लिए टाइप वाला प्रकार होता है। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं। हम बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम विकसित बनेंगे। एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट हैं, इकोनॉमी में बात करें तो उनको आप क्लियर तरीके से याद रखेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक नारा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और एक संकेत और मैं देना चाहूंगा, हो सकता है 2027 तक भारत विश्व की 4th इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि जीडीपी के अनुसार भारत विश्व की वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके पास है जीडीपी की बेस पर, तो अमेरिका के पास है। और पीपीपी ट्रिपल पी होता है, पीपीपी, ठीक, परचेजिंग पैरिटी होती है, एक क्रय क्षमता होती है। तो क्रय की क्षमता के अनुसार अगर बात करेंगे तो भारत वर्ल्ड में 3rd प्लेस पर है। इसका मीन्स मतलब सर क्या होता है, तो हम इतना समझेंगे आप कि इंडिया में अगर 100 रुपए में 2 शर्ट मिलती है या 3 शर्ट मिलती है, तो वही चीज इंडिया में अगर मिलती है, अगर इंडिया में 100 रुपए की 2 टी शर्ट मिलती है, तो इसी 100 रुपए में हम यूएसए मतलब अमेरिका में या अगर किसी कंट्री में कितनी टी शर्ट मैं ले सकता हूं, कितनी टी शर्ट मैं खरीद सकता हूं, बाइंग कर सकता हूं, इसको बोलते हैं। और मैं दोस्तों बात करना चाहूं, आज भारत की सबसे बड़ी एक दयनीय या मैं कह सकता हूं थिंकिंग बड़ी बेकार चलती है। क्या बताया जाए, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि लोग बढ़िया पहनेंगे, खाएंगे, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र पर वो ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी परिप्रेक्ष्य बात है, जो विश्व में सबसे सस्ती एजुकेशन भारत की, सोच लो आप है। हाँ, कुछ परिप्रेक्ष्य अलग है, वो एक अलग मैटर है, तो ध्यान रखेंगे इसको। यही होगा पीपीपी, तो विश्व 3rd में आता है। तो आइए बात करते हैं विकसित अल्पविकसित कैसे होते हैं, सब पूरी तरीके से जानेंगे और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, वो तो पढ़िए हेडिंग। आइए सबसे पहली बात करेंगे नियंत्रण के आधार पर। बेस्ड ऑन कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, राइट। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 रूप होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। सबसे पहली होती है उदारवादी,
उदारवादी होती है। दूसरी आती है समाजवादी, समाजवादी। और तीसरी आपके यहां हो जाती है इसमें मिश्रित, सॉरी मिश्रित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड, राइट। तो इसको बोलेंगे लिबरल, लिबरल इकोनॉमी, राइट। और इसको बोलेंगे सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट। और इसको बोलेंगे मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को समझ गए होंगे, उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये मेरी नियंत्रण के बेस पर इकोनॉमी है। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर उदारवादी की बात करें तो जिस देश में उत्पादन के साधनों, ठीक, उत्पादन के साधनों व वितरण पर पूंजीपतियों का बोलबाला हो। कोई डाउट किसी को? जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो साधन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसमें अगर पूंजीपतियों का हाथ है, पूंजीपति ही डिसाइड करते हैं, तो उस देश को हम, उस देश की इकोनॉमी को हम बोलेंगे उदारवादी अर्थव्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रख बात को। मैं एक बात बोलाऊं, उत्पादन के साधनों और वितरण पर किसका नियंत्रण हो? पूंजीपतियों का। तो ध्यान रखना। और इसी को तो बोल सकते हो आप कि व्यक्तिगत व्यक्तियों का अगर अधिकार हो उसको बोलेंगे उदारवादी। दोस्तों ये लगभग कंट्री ये आती है, जैसे मैं आपसे बात करूं अमेरिका, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका नाम है, इसको याद रखेंगे तो आपको एकदम दिमाग में रखना है। जैसे एक बात और करेंगे, नाम और लेंगे ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन में 3 नाम है, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड, और तीनों में कुछ अंतर है, मौका मिलेगा सब बताऊंगा आपको। तो ब्रिटेन और जैसे मैं बात करूं फ्रांस, इतना ही याद रखो, इंपॉर्टेंट है, बस आप कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि उत्पादन के साधनों व वितरण, उत्पादन के साधनों वितरण पर पूंजीपतियों का जब स्वामित्व होता है, बोलबाला हो, स्वामित्व अधिकार हो, तो उसको बोलते हैं अमेरिका, उसको बोलते हैं, उस देश की इकोनॉमी को बोलते हैं उदारवादी या लिबरल इकोनॉमी, राइट। मैंने एग्जांपल भी दे दिया। ये सब इसमें लगभग आपको बता दें विश्व के डेवलप्ड कंट्री आते हैं, मतलब विकसित देश जो होते हैं वो इसमें लगभग होते हैं। आज समाजवादी का मतलब क्या है? एकदम सामान्य भाषा में, उत्पादन हो तो उसके जो साधन बनेंगे, साधन, उत्पादन के साधनों, ठीक, व वितरण पर जब स्वामित्व सरकार का हो, जब स्वामित्व किसका हो? सरकार का हो या समाज का हो, तो उसको बोलेंगे समाजवादी। कोई डाउट? ध्यान देना मेरी बात को। जब सरकार का हो, स्वामित्व या समाज का हो, उत्पादन के साधन हो या वितरण हो, उस पर अगर समाज या सरकार का अगर पूर्ण रूप से दायित्व है तो उसको हम बोलते हैं समाजवादी इकोनॉमिक्स। मैं इसके एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, तो बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं रूस, USSR, ठीक है। तो USSR बोलते हैं इसको, ध्यान देना, गलत मत समझना आपको, ठीक है। सॉरी, एक हमको लगता मिस हो रहा है, USSR होता है, इसको बोलते हैं संयुक्त सोवियत संघ रूस बोलते हैं, ये रूस है, इसी को बोलेंगे रूस बोल देंगे, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, इसी को रूस बोलते हैं। तो रूस में समाजवाद था,
और इसको समझना चाहेंगे एक भाषा में, तो मैं इसको भी समझ लेता हूं, इसको भी समझ लेता हूं, तब आगे बात करता हूं विस्तृत में। जैसे मान लो मुझे कोई कंपनी खोलना है, तो कंपनी में सरकार का अल्प अधिकार होगा और मैक्सिमम अधिकार किसका होगा? पूंजीपति का होगा। वो तो पूरी तरीके से अपना धन लगा देगा उस कंपनी के लिए, उसमें थोड़ा सा हिस्सा सरकार का होगा। कहने का मतलब होता है इस प्रकार की इकोनॉमी में पूंजी प्रवाह इस प्रकार की इकोनॉमी में पूंजी प्रवाह तेजी से होता है। हम यूं कहना चाहेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब दोस्तों है हस्तक्षेप न करना। आपको जो भी आर्थिक क्रिया, जो भी फर्म आपको लगानी है, आप लगा लो, इस पर कोई हम एक्शन नहीं लेंगे, आपको कोई चीज नहीं बोलेंगे, प्रयास करेंगे कि हम और चीजें उपलब्ध कराएं, ये सरकार का दायित्व रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये एडम्स स्मिथ का ही वाक्य है। तो एडम्स स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर यह उदारवादी अर्थव्यवस्था काम करती है। इसमें पूंजी का प्रवाह फ्री होता है, इसमें किसी का बॉन्ड नहीं होता है और इस देश की इकोनॉमी तेजी से बूस्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो हम 5 लोग हैं परिवार में। परिवार भी 2 प्रकार का होता है, एकल और संयुक्त। अगर हम 5 लोग हैं किसी परिवार में और एक ही पर्सन अगर कमाता है, तो सोचिए उसकी एक फिक्स इनकम हो, तो हमारी जो आर्थिक क्रिया तेजी में नहीं हो पाएंगे। हम उतने तक सीमित रहेंगे जितनी हमारी जरूरतें होंगी, उतना हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक बेहतर रिस्पॉन्स आ जाए, बेहतर चीजें आ जाए, हर व्यक्ति कार्य पर लग जाए और हर व्यक्ति उत्पादन करे, तो हमारे यहाँ 5 रुपए आएंगे। भाई 1 रुपया आदमी कमा रहा था, हमारे 4 लोग खाने वाले थे, है ना भाई, वो भी 5 लोग मिला, 5 लोग खाना खा रहे थे। आज 5 रुपए आ रहे हैं और 5 लोग खाना खा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी तेजी से बूस्ट करेगी। इसीलिए जिस देश में मैक्सिमम इंडस्ट्री यानी पूंजीपति होते हैं, वो देश तेजी से विकसित होता है। यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत आपके माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। आप खुद प्रोडक्शन करो और आगे बढ़ो, यही इनकी नीति है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी पर कार्य करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ये समाजवाद पर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है, उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य लोगों को कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण मतलब मैक्सिमम जो भी कार्य होंगे लोगों के लिए होंगे। इसमें यह नहीं कि मान लो हम और कुछ सोचे समझे, इसमें जितना भी काम होना होगा वो हम समाज के लिए करेंगे, लोगों को लिए करेंगे। यहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान, कोई भी आपके यहाँ प्लान वो गवर्नमेंटेड रहेगी, 100% रहेगी। इसमें किसी का मतलब वो नहीं रहेगा, सरकारी सभी काम रहेंगे। इसीलिए भारत में जब हम 1950 में गणतंत्र हो गए, उसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस चीज का डर था कि हमारा जो मैं अभी तुरंत हमने स्थानीय देश के अन्य प्रांतों को इकट्ठा किया हूं, अगर ये कहीं बिछुड़ न जाए, अगर इनको मैं छूट दूंगा या इनको मैं हेल्प नहीं करूंगा, हो सकता है मुझसे दूर न चले जाए, तो भारत की जो यूनिटी है वो बिखर जाए। इसलिए क्या किया गया कि आने वाले चल में ये विचार था
क्या नाम, पूर्व प्रधानमंत्री बात करेंगे हम, ये जो पहले प्रधानमंत्री देश के बने, नेहरू जी का एक प्लान था कि हम समाज, इसीलिए रूस भी गए और समाजवादी शब्द को समाजवाद से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो समाजवादी ही बन गए। आप समझेंगे मेरी बात को। और आगे चल के देखिए, कांग्रेस सरकार ने ही आपके भारतीय संविधान में, जिसमें भारत के करोड़ों व्यक्तियों की आत्मा का विचार छिपा हुआ है, उस प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ दिया गया। आप जानते होंगे समाजवादी का मतलब ही होता है कि समाज का, हम या लोगों का मैक्सिमम कल्याण करेंगे, ये मेरा वादा है। ये आपका संविधान कहता है, संविधान की प्रस्तावना बोलती है। कोई दिक्कत? आगे दोस्तों बात करते हैं मिश्रित की। तो मिश्रित में बहुत अच्छी बात करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी अगर बात करें तो जिस देश के, अब जैसे कुछ देश ऐसे हुए जो इसको अपनाने में प्रेफर नहीं कर पा रहे थे, वो कंफ्यूज इस बात के लिए थे, अगर हम उदारवादी लेते हैं तो हमारे पास कुछ, जैसे एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मैं हूं, अगर मेरे पास धन नहीं है तो हम आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड कहां करा पाएंगे? मेरे पास कैमरा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करूंगा, उसमें सुविधाएं मिलेंगी, तो मेरी आवाज, मेरी चीजें और बेहतर होंगी। लेकिन दोस्तों मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? इसलिए सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने देखा होगा पिछले 10 सालों में इतना मार्केट में पैसा बांट दिया है, बहुत इतनी योजनाएं चला दिया है कि PLI जैसे इंसेंटिव स्कीम चली गई है। आप आइए, फैक्ट्री लगाइए, उस पर पैसा मुझसे लीजिए। आज आप दिखाएंगे मोबाइल आपको 0% ब्याज पर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सरकार जानती पैसा जिस तरह मार्केट में डालेंगे, फैलाएंगे, उतने पैसे की वैल्यू तो गिरेगी, लेकिन उससे आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बना हुआ है, जो आपके यहाँ GST है उसका रिकॉर्ड बन चुका है, 2 के ऊपर जा रही, 2 लाख करोड़ के ऊपर जा रही। तो इसीलिए समझ में आ गया होगा। तो भारत में बड़ा विचार विमर्श खिला। भारत ने ना उदारवादी को अपनाया, ना समाजवादी को अपनाया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब उत्पादन के साधन का वितरण आदि पर पूंजीपति व समाज दोनों का मिश्रण मिलता है। जिस देश की इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों, वितरण, ठीक, आदि पर पूंजीपति और समाज दोनों का अगर उसमें बोल डालना हो, उसमें स्वामित्व हो, तो उस देश की इकोनॉमी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आज लगभग जितने अल्प विकसित देश है, जैसे मैं बोलूं भारत की बात, अल्प विकसित देश है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। और भारत की इकोनॉमी, सबसे रोचक बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर मुकेश अंबानी जैसे महान, टाटा जैसे लोग, महान लोग, पूंजीपति भी हैं हमारे देश में। और हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार की योजना, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रतिदिन, मतलब प्रति माह दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं वो मेरी सरकार की योजना है। और एक पूंजीपति भी हमारे देश में है, इसलिए मेरी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई डाउट यहां तक? आपकी बात, मतलब आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। उदारवादी क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, मिश्रित क्या होती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में, तो आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। ये तो हो गया नियंत्रण के बेस पर। किसी को कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, जरूर आप मुझसे पूछेंगे। और इसके लिए आप मुझे मैसेज करते रहेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे और जानेंगे। एक तो ये हो गया। अब दोस्तों आता दूसरा, विकास के आधार पर बात करेंगे।
विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, राइट। तो बेस्ड ऑन डेवलप बात करेंगे, विकसित हो जाएगा, डेवलपमेंट विकास को डेवलप करेंगे बात को तो सही रहेगा, डेवलप कर लेंगे। तो विकास के अर्थव्यवस्था के प्रकार, डेवलपमेंट भी कर सकते, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों विकास क्या होता है, तो कोई भी कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी अगर बूस्ट कर गई तो आगे बढ़ गई। एग्जांपल ले लीजिए 2014 और 2024, आप 2025 में खड़े हैं, आप इस 10 साल में देखिए कितना कायाकल्प हो गया है, चीजें अलग हो गई, लोगों की लाइफ स्टाइल बदल ही गई है, आप समझ गए होंगे। इसीलिए यहां पर आज बात करेंगे, तो यहां भी 3 चीजों को हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले आएगा आपके यहां अविकसित। दूसरी बात करेंगे हम इसी में, तो आएगा आपका अल्प विकसित। और अल्प विकसित को हम बोल सकते हैं विकासशील, राइट, विकासशील, अच्छा राइट, सॉरी, विकासशील। और आएगा आपका विकसित। दोस्तों बात करेंगे हम इसमें, तो इसको बोलेंगे अंडर डेवलपमेंट, और इसको बोलेंगे लेस डेवलप्ड, DELE डेवलप्ड, सॉरी लेस डेवलप्ड, DEVELOPED डेवलप्ड। और ये अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी बोल सकते हैं। इसी को एक बात करो आप, इसको लिख दो आप, इसको मैं डिलीट करता हूं, डेवलप्ड कर दो आप, डेवलप्ड, LOPED डेवलप्ड, कोई दिक्कत नहीं, और डेवलप्ड। दोस्तों 3 बातें मैंने आपको बताया कि एक अविकसित या विकासशील और विकसित, ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ विकास के बेस पर मेरी अर्थव्यवस्थाएं कार्य करती है। अब दोस्तों अगर हम बात करना चाहेंगे कि विकसित की अगर बात करें, मतलब अविकसित की बात करें, तो 3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिखना चाहूंगा, तीनों को हम एक साथ समझाना चाहेंगे, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। एक आता है प्राकृतिक, और दूसरा आता है भौतिक, और तीसरा आपका आता है मानवीय। नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमैनिटीज, ये 3 चीजें आप समझने का प्रयास करेंगे। जिस देश में तीनों प्राकृतिक, इसे समझ लीजिए आप, क्यों लिखिए, जिस देश में तीनों प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई न कोई सभी नगड़ का मतलब होता है कि ना के बराबर। जिस देश में दोस्तों विकास से करेंगे, जिस देश में, उस देश को अविकसित कंट्री कहेंगे, अविकसित देश कहेंगे जिस देश में प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय तीनों गतिविधियां जो देखा जाए, तीनों संपदाएं ना के बराबर, नगड़, मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहां पर मानव का विकास भी ना हो, भौतिक संसाधन मुझे मिल न पाए, जैसे आपके यहाँ पेट्रोलियम है
जल है, अन्य चीजें उपलब्ध होने में दिक्कत हो, और प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फल हो गए हैं, अन्य भी चीजें जैसे आपके यहाँ खनिज हो गया है, तो ये सब चीजें अगर मिलने में हमें दिक्कत है तो उस देश को अविकसित कंट्री कहेंगे। और ऐसे देश लगभग मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, तो अफ्रीका के वैक्सीन देश आते हैं, अफ्रीका के कई देश आ जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आपको, उस देश की अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप होती है। और ऐसे ऐसे देशों को आप जानते हैं विश्व बैंक धन प्रोवाइड कराती है अन्य देशों से लेकर के, और उनसे वापस भी नहीं होती, कभी कभी माफी कर देती, क्योंकि कंट्री के पास प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन तीनों का समुचित संतुलन नहीं है, इसलिए ऐसा है। अगली बात करेंगे हम अल्प विकसित या विकासशील की बात करेंगे, तो यहां भी वही चीजें आएंगी कि प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों संसाधन की अगर बात करें हम, तो तीनों चीजें हमारे पास उपलब्ध है। उस कंट्री को हम अल्प विकसित या विकासशील देश कहेंगे जिस देश के पास प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय संसाधन तो है, लेकिन उनमें से कोई न कोई चीज पीछे है, और पीछे होने का कारण है टेक्नोलॉजी का अभाव। अगर टेक्नोलॉजी उनके पास है लेकिन उतना डेवलप नहीं, विकसित नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी दूसरे से ले रहे हैं, अन्य प्राकृतिक संपदाओं में कुछ चीजें नहीं है वो दूसरे देश से ले रहे हैं, मानव का विकास नहीं है, पूंजी निवेश हो नहीं पा रहा है, तो उस देश को हम अल्प विकसित विकासशील देश कहेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम नगर ही है, वो देश दूसरे देश से तकनीकी ले सकते हैं, मौद्रिक गैर आर्थिक क्रियाएं ले सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो विश्व के लगभग मध्यम कंट्री आती हैं, और उन्हीं में से दोस्तों याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं, तो भारत की चर्चा मैं करना चाहूंगा। भारत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। भारत विकासशील देशों में आता है या अल्प विकसित देशों में आता है। एक रोचक तथ्य मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसी अल्प विकसित या विकासशील देशों को ही तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। इसको याद रखो, स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बोलोगे तीसरी दुनिया के देश अल्प विकसित या विकासशील देश को कहते हैं। वो दिक्कत आगे हम बात करेंगे। जिस देश में प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों संपदाएं पूर्ण रूप से तकनीकी आर्थिक क्रियाओं से सुव्यवस्थित हो, समृद्ध हो, वो लोग उस तकनीक का उपयोग कर चुके हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारे देश में इन फ्यूचर 2035 तक या 2032 तक शायद हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक चल जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टिंग हमारी और सरल हो जाएगी, राइट। हमारे अब अमेरिका की बात करो तो वहां पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पास क्या है, तकनीकी है, उनके पास समृद्ध संसाधन है, उनमें प्राकृतिक संसाधन भी उनके पास है, भौतिक संसाधन भी सहज रूप से उपलब्ध हो पा रहे हैं, और मानवीय आर्थिक क्रियाएं भी आगे बढ़ रही है। भाई एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, किसी देश का विकास करना हो तो सबसे पहले मानव का विकास करते हैं। अब मान लो मैं ही हूं, मुझे वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो कच्चा माल नहीं मिल पा रहा, तुम कहां कर पाएंगे? अच्छा कच्चा माल मेरे पास है तो तकनीकी नहीं है। इस प्रकार से ये देश विकसित है, और विकसित कंट्री में हम आप बात करेंगे तो वर्ल्ड के लगभग जिनकी इकोनॉमी फर्स्ट, सेकेंड मतलब थर्ड में है डेवलप, जैसे आपके यहां बात करूं मैं, अमेरिका हो गया है, जर्मनी हो गया है, फ्रांस वगैरह है, ये सब कंट्री क्या है, विकसित कंट्री है। इनके पास पूरी तरीके से डेवलप्ड संसाधन ये लोग बूझ कर चुके हैं। इंग्लैंड ले लीजिए तो विकसित कंट्री में आते हैं। समझ में आपकी आ गया होगा लगभग, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अल्प विकसित
यानी अविकसित या अल्पविकसित को बोलेंगे। इसमें भारत आता है। भारत के पास आज भी देखिए आप मानवीय संसाधन है। अब सोचिए, अमेरिका एक स्टेटमेंट बोलता है, अगर भारत जैसी युवा आबादी मुझे मिल जाए तो मैं विश्व के किसी भी देश को अपने अधीन कर। सोचो, हमारे देश में इतनी व्यवस्थाएं, मानवीय संसाधन है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 14 साल से 60 साल तक, 59 साल तक, 14 ईयर्स ओल्ड से 59 ईयर्स ओल्ड की आबादी को हम पूंजी आबादी बोलते हैं। पूंजी आबादी बोलते हैं, अर्थात वो एक संसाधन के रूप में है, पूंजी के रूप में है। अगर उससे काम कराया जाए तो हम आर्थिक क्रियाएं तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट और आते हैं, इसी वक्त फिनिश कर लेते, 2 टॉपिक आगे फिनिश हो जाएंगे तो सही रहेगा। तो अगला बात करेंगे, इसी वक्त आते हैं। तो आपका आजाद हो गया है वैश्विक संबंधों के बेस पर। वैश्विक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल। ग्लोबल वैश्विक संबंधों के बेस पर। संबंध का मतलब होता है रिलेशन, संबंधों के आधार पर बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन, इस बात को फोकस करेंगे। तो बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन के बेस पर, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपका पड़ोसी आपसे गुस्सा है तो संबंध बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। उसी प्रकार आप जानते हो, विश्व में हम संसाधनों के आदान प्रदान के बेस पर हम क्या संबंध बनाएंगे? दोस्तों, अगर हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो हम दूसरे से क्यों मांगेंगे? उसी प्रकार यहां पर भी है कि वैश्विक संबंध की बात करेंगे, वैश्विक यानी कि ग्लोबल रिलेशन की अगर बात करें तो इस संबंध की बात करेंगे। इस बेस पर 2 प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक आपकी आती है खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में ओपन इकोनॉमी। एक आती बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद रखो बस खाली, क्लोज्ड, CLOSED, राइट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको भी समझना है। खुली अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं और बंद अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, ये भी आपको समझना है। जिस देश में आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिस